नमस्कार छात्रों। आज हम 11वीं कक्षा की किताब में से दूसरा पाठ लघु कथाएं यह देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लघु कथा के अंदर पहली लघु कथा उषा की दीपावली देखी थी और उसके नीचे जो स्वाध्याय था वह प्रश्न भी हल करने के लिए मैंने दिए थे। तो आज हम दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट यह देखने वाले हैं। तो इस लघु कथा में आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता। अनेक ऐसे छात्र होते हैं कि उनके पास पढ़ाई करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, आर्थिक अभाव उनके पास होता है और अनेक विवशता, अनेक संकट उनके सामने आते हैं और फिर ऐसे बच्चे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। और इस कहानी में बाल मजदूरी जैसी समस्या को तरफ लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है और हमारा आशावाद बढ़ाने का काम सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता यह कहानी बताती है। तो इस तरह दूसरी कहानी है मुस्कुराती चोट। उसको हम शुरुआत करते हैं। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। तो एक गरीब परिवार का चित्रण कवि यह कर रहे हैं। ऐसे अनेक परिवार होते हैं, तो उनमें से प्रातिनिधिक स्वरूप पर एक परिवार की कहानी लेखक यह व्यक्त करते हैं। गरीब परिवार और उनकी गरीबी, उनके बच्चों की पढ़ाई न होने के कारण सारे प्रश्नों के उत्तर इस कहानी के माध्यम से लेखक देना चाहते हैं। तो उसी तरह बबलू नामक एक लड़का है इस कहानी में और उसके बाबा बीमार रहते हैं। घर की जितनी कमाई थी वे सारे पैसे उनकी दवाई के लिए लगते हैं, राशन के लिए लगते हैं, अनाज लाने के लिए लगते हैं। माँ घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई में और घर में ही लग जाता है। और बबलू की माँ भी लोगों के घर पर चौका बर्तन करने का काम करती है, बर्तन मांजने का काम करती है और उसमें से जितने सारे पैसे आते हैं वे पैसे उनके बाबा की दवाई के लिए लगते हैं और घर के खर्च के लिए लगते हैं। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई, तो पैसे के अभाव के कारण बबलू की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह बबलू छोटा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए वह कुछ काम करने लगता है। लोगों के घर पर जाता है और रद्दी इकट्ठा करने का काम शुरू करता है। इस तरह अपनी माँ को वो मदद करता है और घर के खर्च जुटाने के लिए वह ऐसे प्रयत्न करता है। और इस तरह पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी, परंतु पढ़ाई के प्रति उसके मन में बहुत बड़ी इच्छा थी, लालसा थी। पढ़ाई होनी चाहिए, अन्य बच्चों की तरह उसे पढ़ाई स्कूल में जाना वो चाहता है। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में वह बेचा जा रहा था। तो उसी तरह वह
रद्दी लाने के लिए किसी के घर पर जाता है और रद्दी को तौलता है। और रद्दी तौलते समय बबलू की नज़र कुछ किताबों पर लगी रहती है। स्कूल की किताबों पर होती है। जो किताबें वह ले रहा था, वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए और उसके मन से उसकी इच्छा दिखाई पड़ती है कि वे किताबें उसे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन किताबों में से वह अपनी पढ़ाई करना चाहता है। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तो जिस घर पर वह जाता है रद्दी लेने के लिए, वह घर मालकिन उसे बोलती है, एक प्रश्न पूछती है कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता? तेरे माँ बाप अजीब है, तुझे स्कूल में नहीं भेजते हैं। तेरे माँ बाप का यह कार्य है कि बच्चों को स्कूल में जाने देना, बच्चों की पढ़ाई कराना। तो इस तरह घर मालकिन उसे बोलती है। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़के ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? तो इस तरह उस घर मालकिन की लड़की पढ़ाई कर रही है। घर मालकिन की लड़की स्कूल में जाने लगती है। जाने के लिए वह तैयार होती है और फिर वह लड़की भी आने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ बाल मजदूरी तो अपराध है। बाल मजदूरी क्या है? अपराध है। वह बबलू भी छोटा लड़का था, वो मजदूरी का काम करता है या रद्दी इकट्ठा करने का काम करता है। तो माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। तो इस तरह वह कहती है, हाँ बिल्कुल, तो तेरा कहना सही है, बाल मजदूरी तो अपराध होता है, बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। परंतु वो माँ कहती है कि वो ऐसे अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। अनपढ़ लोग होते हैं, उन्हें पढ़ाई का महत्व समझता नहीं है। तो इस तरह ऐसे शब्द सुनने के बाद बबलू को बुरा लगता है। उससे अपशब्द सहे नहीं गए। तो इस तरह ऐसे अपशब्द वह मालकिन कहती है और उसके माँ बाप को वह अनपढ़ कहती है। तो ऐसे शब्द उसे सहन नहीं होते हैं। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। तो इस तरह बबलू उस घर मालकिन को उत्तर देता है कि मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल भेजा था, परंतु उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। तो वह कहता है, पढ़ाई रोकने का कारण बता देता है कि किताबों के लिए पैसे न होने के कारण उसकी पढ़ाई रुक गई थी। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। तो फिर घर मालकिन की लड़की कहती है, माँ को बता देती है कि इस गरीब बच्चे से किताबों के पैसे मत लो। ऐसे पुराने किताबें उसे काम आएगी, वह इन किताबों से पढ़ाई करेगा। तो इस तरह उस घर मालकिन की लड़की को भी पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया था और वह अपने पुराने किताबें उस बबलू को देना चाहती है। इस तरह पैसों के अभाव में, किताबों के अभाव में बबलू की पढ़ाई रुक गई थी। कुछ नहीं होता, इससे हम फ्री में देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों से पैसे चाट पकौड़े में उड़ा देगा। तो इस तरह फिर वह घर मालकिन कहती है कि ऐसा करने के बाद ऐसे लोगों में कुछ फर्क नहीं आएगा। उन किताबों के माध्यम से वे पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इस तरह वह कहती है और फिर आगे वह घर मालकिन कहती है कि हम इन्हें ऐसी किताबें फ्री में देंगे, परंतु ये किताबें वे रद्दी में बेचेंगे।
और फिर ऐसे दुकानदार से वे फिर पैसे लेने के बाद चाट पकौड़ी खाएंगे, खाने में उड़ा देंगे। इनके बस का नहीं है पढ़ना, तो ऐसे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा यह पढ़ने का काम इनके बस का नहीं है। इस तरह वो घर मालकिन बबलू को बोलती है, बबलू की तरफ इशारा करके वो बोलती है, कहती है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठाकर सीधा घर पहुंचा। तो इस तरह बबलू उस रद्दी के पैसे देता है उस घर मालकिन को, और जो बोरा था वे सारी रद्दी थी, सारी किताबें थे, वह लेकर अपने घर पर आता है। अब आगे बबलू क्या करता है वह देखने वाली चीज है। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। तो इस तरह वह क्या करता है, उस रद्दे में से कुछ किताबें अलग रखता है। वह जो किताबें उसके काम की थी, उसकी कक्षा की थी, वे किताबें वह अलग कर रखता है। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी और फिर बाकी की रद्दी, बाकी का वो बोरा वह दुकानदार के पास लेकर जाता है। और दुकानदार वह रद्दी लेता है और एक तरफ रखता है। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। और फिर दुकानदार उस बबलू को कहता है, उसे बोलता है कि तेरे पास पैसे बचे होंगे, रद्दी के लिए मैंने जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे बचे होंगे, और सामने जो ठेले पर जो वड़ा पाव है चाय लेकर आ। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। तो बबलू सिर झुकाकर खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। टस से मस न होना मुहावरा है, कुछ फर्क न आना। टस से मस न होना उसका अर्थ है कुछ फर्क न आना। बार बार दुकानदार उसे बोलता है, जाने के लिए कहता है, परंतु वहाँ से बबलू जाता नहीं है, तो वही खड़ा रहता है। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। झल्लाना यानी परेशान होना, जोर जोर से चिल्लाना। दुकानदार से अब रहा नहीं जाता है, जोर से वो बोलता है, वो बबलू को बोलने लगता है। और इस तरह वह बोलने शुरू करता है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? ऐसा प्रश्न वो पूछता है, बबलू को कहता है, पूछता है। तब फिर वह कहता है, क्यों नहीं जाता तू, रुपए खर्च हो गए सेठ। बबलू उत्तर देता है कि मेरे पास जो पैसे थे वे खर्च हो गए। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दे? दुकानदार उसको बुरी तरह से डांट दिया। इस तरह वह दुकानदार उसे डांटता है कि कहता है कि तेरे पैसे थे क्या, तुमने खर्च किए। इस तरह वह डांटता है, उसे बोलता है। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। इस तरह डांटने के बाद भी दुकानदार उसे डांटता है, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था, हंसता रहता है। हमारी कहानी का नाम भी क्या है, मुस्कुराती चोट। यानी चोट मिलने के बाद भी, डांटने के बाद भी वह बबलू मुस्कुरा रहा था। उसके अंदर उसे आनंद हो रहा था, वो आनंदित था। डांटने के बाद भी वो दुकानदार को कुछ बोलता नहीं है। अब वो स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं, तो इसके कारण वो हंसता है। इसके कारण वो बबलू मुस्कुरा रहा था, वह छोटा लड़का मुस्कुरा रहा था कि अब उसके पास क्या है, किताबें हैं। वही किताबें जो उसने रद्दे में से लाए थे, रद्दे में से अलग करके रखे थे, वही किताबें उसके पास थे। और उस किताबों के कारण वह अब स्कूल में जा सकेगा। उसके कारण वह बबलू आनंदित है, और उसके कारण
डांटने के बाद भी वह मुस्कुरा रहा था। उसके पास भी किताबें है। वह घर की ओर लौट पड़ा और इस तरह वह घर की तरफ लौटता है और वो बबलू एकदम आनंदित था। बबलू हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। दुकानदार ने डांटने के बाद भी, दुकानदार उस पर गुस्सा होने के बाद भी या चोट खाने के बाद भी वह बबलू मुस्कुरा रहा था, बबलू हंस रहा था। और ऐसे ही हंसते हंसते वह घर की तरफ लौट पड़ता है। घर लौटते हुए रास्ते में ही वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। अब घर लौटते समय सुबह वाली वह घर मालकिन, जिसके घर पर वह रद्दी लाने के लिए गया था, वह मालकिन उसे मिलती है और उसकी लड़की भी मिलती है। उसके हाथ में किताबें देखकर मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सुबह मालकिन ने क्या कह दिया था कि ऐसे बच्चों में कुछ फर्क नहीं आएगा, ऐसे बच्चों को, ऐसे पुराने किताबों को कोई महत्व नहीं होगा। परंतु वही किताबें अब बबलू के हाथ में थे। वे किताबें उसके हाथ में देखने के बाद उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह घर मालकिन भी बहुत आश्चर्यचकित होती है। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द आ गए, तो सुबह उसने उस बबलू को अपशब्द बता दिए थे। बोली थी कि ऐसे बच्चों के माँ बाप अनपढ़ होते हैं, पढ़ाई का उन्हें कोई महत्व नहीं होता है, अनपढ़ बच्चे भी होते हैं, इनके अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो सुबह के सारे अपशब्द उसे याद आते हैं और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। तो इस तरह अपने ही शब्द उसे याद आते हैं और अपने ही शब्द पर उसको अपराध याद आने लगता है। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। तो इस तरह बबलू की पढ़ाई करने की तैयारी देखकर, पढ़ाई के प्रति लालसा देखने के बाद, पढ़ाई के प्रति तीव्र इच्छा देखने के बाद वह घर मालकिन निश्चय करती है, उसे आश्वासन देती है कि उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। आगे जो होने वाली पढ़ाई है उसको लगने वाला जो खर्च है, उससे लगने वाले जो पैसे है वह घर मालकिन देने वाली है। तो इस तरह उस घर मालकिन के अंदर भी परिवर्तन होता है, वह भी बदलती है और बबलू ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई करने का प्रयत्न, पढ़ाई करने के लिए मदद करने का प्रयत्न ऐसी औरतें करती है, ऐसी घर मालकिन करती है। तो इस तरह उसका भी मन परिवर्तन होता है, बबलू की भी पढ़ाई होती है और बबलू की उसकी पढ़ाई करने की इच्छा इस कहानी के माध्यम से व्यक्त होती है। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। तो इस तरह घर मालकिन के शब्द सुनने के बाद बबलू भी बहुत सारा आश्चर्यचकित होता है। उसका खुशी का ठिकाना न रहता है। खुशी का ठिकाना न होना मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना। तो इस तरह बबलू बहुत खुश होता है। वह घर मालकिन भी उसे मदद देना चाहती है और इस तरह आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न करने वाले बच्चे, बाल मजदूरी एक समस्या है, इसकी तरफ भी लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बाल मजदूरी दूर होनी चाहिए, आर्थिक अभाव, लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर होनी चाहिए, या पैसों के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, पढ़ाई शुरू रहनी चाहिए। इसकी तरफ यह कहानी मुस्कुराती चोट, इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। तो पढ़ाई का महत्व बता देना, पढ़ाई कितनी आवश्यक है, पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, यह समझाना लेखक का उद्देश्य है। इस तरह अब इस कहानी में एक चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से भी लेखक बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि वो सब बबलू रद्दी इकट्ठा करने का काम कर रहा है। इस तरह वह रद्दी तोड़ने का काम करता है, घर घर जाकर वह रद्दी इकट्ठा करता है और वह रद्दी लेकर आता है और उसमें से कुछ पैसे उसे मिलते हैं और अपनी माँ बाप को वह मदद करता है।
इस तरह बीमार पिताजी की मदद करने का प्रयत्न बबलू कर रहा है और उसी रद्दी में से कुछ अपने काम की किताबें वह अलग करता है, काम की किताबें वह अलग रखता है और इस तरह से बाल मजदूर होते हैं। काम करके पढ़ाई करने वाले मजदूर बच्चे होते हैं। इसकी तरह वैसी बाल मजदूरी दूर करने का प्रयत्न इस कहानी के माध्यम से लेखक करना चाहते हैं। तो यह कहानी फैसला इस लघु कथा संग्रह से ली गई है लेखक ने। तो इस तरह इस कहानी का परिचय हमने देखा है। लेखक इस कहानी में क्या बताना चाहते हैं यह हमने देखा है। अब आपको छात्रों को यह कहानी ठीक ढंग से उसका वाचन करना है, पढ़ाई करनी है और उसके बाद इस कहानी के नीचे जो प्रश्न हैं वे प्रश्न हम देखने वाले हैं। अब प्रश्न पहला, उसमें से दूसरा प्रश्न है इस कहानी पर आधारित संवादों को उचित घटनाक्रम। जो बबलू और घर मालकिन के अंदर संवाद हुए थे उसका योग्य घटनाक्रम आपको लगाना है। क्या दे है, 4 वाक्य दे है। पहला, रुपए खर्च हो गए मालिक। दूसरा वाक्य है, स्कूल नहीं जाता तो अजीब है। तीसरा वाक्य है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। चौथा वाक्य है, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य ऐसे इन पात्रों ने बोला है इसका घटनाक्रम आपको लगाना है। फिर इसी कहानी पर आधारित अगले प्रश्न है अभिव्यक्ति के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, पहला उषा की दीपावली इस कहानी पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं। इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो तीसरा प्रश्न में से 2 शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर 8 पंक्तियों में अपना मत आपको लिखना है। शिक्षा से वंचित ऐसे बालक रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब छात्र रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों ऐसे बच्चे दूर रहते हैं, इस विषय पर अपना मत आपको लिखना है। आपको क्या लगता है वह 8 पंक्तियों में लिखना है। आगे चौथा प्रश्न है, चौथे में से मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का नाम है मुस्कुराती चोट, यह शीर्षक दिया हुआ है और यही शीर्षक लेखक ने क्यों दिया है, मुस्कुराती चोट, यानी चोट लगने के बाद भी बबलू क्यों मुस्कुरा रहा था। चोट देने के बाद भी, डांटने के बाद भी वह बबलू हंसता है। तो यह शीर्षक इस कहानी को योग्य क्यों है, यही शीर्षक, यही नाम लेखक ने इस कहानी को क्यों दिया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इतने 3 प्रश्न नोटबुक में आपको लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बाकी व्याकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, लिंग परिवर्तन है, वाक्य के भेद है, तो वे व्याकरण विभाग के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। साहित्य संबंधी जानकारी, आखिरी प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, तो वह भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे कि पहला प्रश्न है, संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाएं। संतोष लेखक ने कौन सा साहित्य लिखा है, साहित्य विधाएं, साहित्य प्रकार, कहानी संग्रह के नाम, निबंधों के नाम आपको लिखने हैं। और उसी में दूसरा प्रश्न है अन्य लघु कथाकारों के नाम। पहले पाठ परिचय में या विधा परिचय में यह सारी जानकारी दी है किताब में। अन्य लघु कथाकारों के नाम,
यानी ऐसी लघु कथा, यह साहित्य प्रकार लिखने वाले अन्य लेखकों के नाम आपको लिखने हैं। तो इस तरह यह 2 लघु कथाएं मुस्कुराती चोट, यह लघु कथा आज हमने देखी है और उस पर आधारित स्वाध्याय भी दिया है। उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इस तरह यह आज हम रुकते हैं।